हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है। इट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, तो उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। When कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर पास ऑन हो जाते हैं तो कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के मैच होते हैं, तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, तो पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग होता है वो थोड़ा डिफर भी होता है, तो उसे वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये ग्रेगर मेंडल ने दिया था, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे, जिसे पाइसम सेटिवम कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट उसने टोटल 7 इयर्स तक किया था, 1856 से 63 में, और उसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है। इट अंडरगो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, शो स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेस फ्रॉम सेवरल जनरेशन। सपोज हमारे पास टॉल प्लांट है और हम चाहते हैं कि इस एरिया में सिर्फ टॉल प्लांट ग्रो हो और हम चाहते हैं उसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम बनाएं, तो हम उसकी कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। अगर हमें ड्वार्फ प्लांट मिला तो हम उसे रिमूव कर देंगे। हम तब तक करेंगे जब तक हम श्योर हैं कि हमें नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट ही मिलेगा, मतलब स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस होगा टॉल प्लांट का और हमें सेवरल जनरेशन में सेम टॉल प्लांट ही मिलेगा, तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑफ टॉलनेस। तो टोटल ना 7 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे पी प्लांट के, और हर एक जो कैरेक्टर है ना उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। जैसे स्टेम हाइट की बात करेंगे तो इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे, टॉल एंड ड्वार्फ, तो इसकी वो 2 बना सकता था ट्रू ब्रीडिंग लाइन। एक टॉलनेस की, तो एक जगह सिर्फ टॉल प्लांट वो ग्रो कर रहा था, एक तरफ वो ड्वार्फ प्लांट ग्रो कर रहा था। तो टोटल 7 हमारे क्या है कैरेक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट्स हैं, तो टोटल उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की लाइन्स बनाई थी। अगर हम बात करें कैरेक्टर की, स्टेम हाइट में 2 हो सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर हो सकता है वायलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल मतलब नियर टू द सेंटर। टर्मिनल हो सकता है टू द एक्सट्रीम। पॉड शेप, जो कवरिंग है उसकी शेप इन्फ्लेटेड हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है। पॉड का कलर ग्रीन या येलो हो सकता है। सीड की शेप राउंड या रिंकल, और सीड कलर येलो या ग्रीन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस किया टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट को, ठीक है, दोनों से सीड कलेक्ट किए और उसने जनरेट किया प्लांट, उसे कहते हैं F1 और फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी। उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो F1 जनरेशन है उसमें सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे, कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था, और सिमिलर चीजें उसने ऑब्जर्व की बाकी ट्रेट्स में। जो F1 था वो रिजेंबल कर रहा था सिर्फ एक पेरेंट को, मतलब टॉल प्लांट को रिजेंबल कर रहा था। नो ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट, ड्वार्फ प्लांट का कोई ट्रेट नहीं था। और उसके बाद क्या किया, जो उसने F1 जनरेशन थी उसकी सेल्फ पॉलिनेशन की, तो उसे F2 जनरेशन मिलेगा। F2 जनरेशन में उसने ऑब्जर्व की कि ड्वार्फ प्लांट मिले 1/4 एंड टॉल प्लांट 3/4, मतलब जो ड्वार्फनेस था, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था, वो एक्सप्रेस हो गया F2 जनरेशन में। और उसने साथ में ये भी ऑब्जर्व किया देयर इज नो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, जो टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर थे वो मिक्स नहीं हो रहे थे, या तो प्लांट टॉल था या तो ड्वार्फ था, तो मीडियम साइज का कोई प्लांट नहीं था, ठीक है। तो देयर इज नो हाइट इन बिटवीन। और इसको देख के मेंडल ने प्रपोज किया कि समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो कुछ चीज जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, उसने उसे फैक्टर्स कहा। आजकल हम इसे जीन कहते हैं, और जीन ही है हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है। अब जो जीन है ना वो कोड करता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, तो एक जीन के ना 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे प्लांट हाइट एक जीन है, तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, तो इसे हम बोलते हैं अलील्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, हमने ट्रू पी लाइन से टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लिया। इसमें दोनों अलील कैपिटल टी इसमें स्मॉल टी है। कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी ड्वार्फ ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो क्या बनाएंगे, दोनों गैमीट बनाएंगे। यहाँ पे कैपिटल टी ही बनेगा क्योंकि गैमीट में सिर्फ एक ही अलील जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी। दोनों जब कंबाइन किए तब हमारा बना कैपिटल टी स्मॉल टी। बट इसमें क्या देखा गया, जितने भी सारे प्लांट थे F1 जनरेशन में वो सारे टॉल थे। तो अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों साथ में प्रेजेंट है तो फिनोटाइप हमें सिर्फ टॉल ही बनता है, मतलब
जो कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो कैपिटल टी को हम डोमिनेंट एलील कहेंगे, स्मॉल टी को रिसेसिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो दो गैमीट बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन को हम पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में शो कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये गैमीट बन सकते हैं। तो ओवरऑल F2 जनरेशन हमारा बनता है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर इसका फिनोटाइप देखेंगे, मतलब हम देखेंगे कितने टॉल हैं कितने ड्वार्फ हैं, तो टोटल 3 क्या हो जाएंगे, टॉल होंगे, 1 क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अगर जीनोटाइप की बात करेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, तो कैपिटल टी 1 ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी 1 है, 1:2:1। ठीक है, तो ये कैपिटल टी या स्मॉल टी को हम होमोजाइगस कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। इसमें क्या करते हैं, जो F2 हाइब्रिड है उसे क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, और ये हमें बताता है कि वेदर डोमिनेंट कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। अब F2 जनरेशन में ना दो तरह के डोमिनेंट कैरेक्टर बनते हैं, जैसे कैपिटल टी क्या होता है, टॉल होता, वो भी डोमिनेंट होता, तो उसे होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं, या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर हमारे पास एक प्लांट है, हमें बताना है कि क्या वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। सपोज हमारे पास था होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी, हम उसे क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पे गैमीट बनेगा कैपिटल टी सिर्फ, स्मॉल टी दोनों क्या करेंगे, जुड़ के बना देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमें सिर्फ टॉल प्लांट मिलेगा। और अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस क्या होता, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे हम क्रॉस करते हैं स्मॉल टी के साथ, यहाँ पे हमारे दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। अब स्मॉल टी इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं स्मॉल टी, तो हमें टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे। तो इस क्रॉस से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें सिर्फ टॉल प्रोजेनी मिल रही है, तो मतलब क्या है, जो हमारा F2 जनरेशन है टॉलनेस आ रहा है कैपिटल टी से, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप से आ रहा है। और अगर आपको टॉल एंड ड्वार्फ दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब क्या है, जो टॉलनेस है वो आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हेटेरोजाइगस जीनोटाइप से आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने बोला जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसे फैक्टर्स या जीन्स भी कहते हैं हम। फैक्टर्स अकर इन पेयर, तो पेयर क्या होता है, उसके एलील्स। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर डिसिमिलर है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट, तो एक एक्सप्रेस होता है ओवर द अनदर, दूसरे को हम रिसेसिव कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में टॉल होगा तो कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है। इट एक्सप्लेन ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1, तो इससे पता चलता है कि F1 में सिर्फ क्या है, एक ही पेरेंटल कैरेक्टर है जैसे टॉलनेस, वेरस दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं F2 में 3:1 रेशो में। सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, जो एलील्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। पेरेंट में ना दो एलील्स होते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन टू पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट, तो जब गैमीट बनता है ना, तो जो एलील्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, और हर एक गैमीट को एक एलील मिलता है। अगर होमोजाइगस पेरेंट है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ गैमीट ही बनेगा। कैपिटल टी में सिर्फ गैमीट में एक एलील कैपिटल टी होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी होगा। मगर अगर हेटेरोजाइगस पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें दो तरह के क्या बन सकते हैं, गैमीट बन सकते हैं, एक में कैपिटल टी होगा, एक में स्मॉल टी होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इन दिस नाइदर ऑफ द टू एलील्स आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर, तो इनमें क्या होता है, एक भी एलील दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है, इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, और इसे हम एंटीराइनम कहते हैं। हमने दो फ्लावर लिया है, एक है कैपिटल आर रेड है, स्मॉल आर क्या है, वाइट है। अब ये गैमीट्स बनाएंगे, ये बनाएगा कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। जब गैमीट कंबाइन करेंगे तो बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इसे देखा गया तो ये आया पिंक फ्लावर। तो क्या हो रहा है, इनमें कोई भी एलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, तो दैट्स वाई पिंक फ्लावर आया। अब हमने क्या किया, इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे दो गैमीट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर, हमारा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा बन गया F2 जनरेशन में। अब हम देखेंगे ये तो क्या था, रेड था, अब ये दो क्या आगे हमारे पिंक आगे, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर थे, इनमें क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये आया हमारा व्हाइट।
अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो आ जाएगा 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो भी यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये से 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 1:2:1। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे को डोमिनेंस की। इसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन है वो रिसेंबल करता है दोनों पेरेंट को, तो इसे को डोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ RBC और रेड ब्लड सेल। अब ये जो ABO ब्लड ग्रुप है ना, इसे कंट्रोल करता है जीन, उसे बोलते हैं जीन I। और डिफरेंट टाइप ऑफ RBC ऑन द बेसिस ऑफ क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना RBC का, उसमें शुगर पॉलीमर क्या होता है, उसकी सरफेस से प्रोट्रूड करता है, तो उस शुगर के बेसिस पे डिफरेंट RBC होते हैं। अब जो काइंड ऑफ शुगर होता है उसे ही कंट्रोल करता है जीन I। अब जीन I के 3 एलील हो सकते हैं, IA, IB या स्मॉल I। तो 2 से ज्यादा एलील होने को मल्टीपल एलीलिज्म भी कहते हैं। अब जो IA एंड IB है ना, दोनों क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं, बट दोनों के शुगर क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। स्मॉल I कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड होता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ 2 ही अलील होते हैं इन तीनों अलील में से। सो एट ए टाइम 2 ही अलील प्रेजेंट होंगे। अब जो IA एंड IB है ना, वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल I के साथ। मतलब क्या, ये दोनों तो शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये नहीं करता है। IA के साथ स्मॉल I अगर प्रेजेंट है तो ये शुगर प्रोड्यूस करेगा, तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। IB के सामने स्मॉल I है, ये शुगर प्रोड्यूस करेगा, तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। तो ये दोनों डोमिनेंट है। वेराज जब IA IB दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, तो दोनों अपना शुगर को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाता है AB। इसे ही क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, जैसे ब्लड ग्रुप A है तो इसका जीनोटाइप हो सकता है IA और IA स्मॉल I। तो इन सब में क्या होगा, सिर्फ शुगर क्या होगा, A का ही शुगर प्रेजेंट होगा। B में क्या हो सकता है, IB हो सकता है, IB और स्मॉल I हो सकता है, इसमें भी सिर्फ क्या होगा, B का शुगर होगा RBC में। वेरस जब AB होता है ना ब्लड ग्रुप, तो यही एग्जांपल है को डोमिनेंस की। तो IA IB दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों शुगर प्रेजेंट होंगे। और O में क्या होता है, स्मॉल I, तो इसमें कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं होता RBC में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इसमें हम ना 2 कैरेक्टर लेते हैं। एग्जाम्पल सीड कलर एंड सीड शेप। राउंड एंड येलो जो सीड है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और ग्रीन एंड रिंकल क्या होगा, कैरेक्टर रिसेसिव होगा सीड में। हमने पेरेंट लिया है कैपिटल R, कैपिटल Y, राउंड एंड येलो, स्मॉल r, स्मॉल y, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये जब गैमीट बनाएगा, इसमें बनेगा कैपिटल R, कैपिटल Y, इसमें बनेगा स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक है। अब ये जो गैमीट है F1 जनरेशन में दोनों कंबाइन होंगे। F1 जनरेशन बनेगा कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। कैपिटल R, कैपिटल Y डोमिनेंट है, तो ये दिखेगा राउंड एंड येलो। अब जब F1 जनरेशन का हमने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो ये ना 4 तरह के गैमीट बना सकता है। कैपिटल R कैपिटल Y के साथ कंबाइन हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल y के साथ, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ, एंड स्मॉल r स्मॉल y के साथ। तो 4 गैमीट बन सकते हैं। तो हम F2 जनरेशन को प्लैनेट स्क्वायर में शो करेंगे, तो हम गैमीट यहाँ पे बना देंगे, यहाँ बनाएंगे, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। सबसे पहले हम राउंड एंड येलो देखेंगे। यहाँ पे राउंड येलो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राउंड येलो है। राउंड एंड ग्रीन देखेंगे तो 1 2 3 राउंड एंड ग्रीन है। रिंकल्ड एंड येलो देखेंगे तो 1 2 3 रिंकल्ड एंड येलो है, और एक आ जाएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, और ये था हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड। जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन करते हैं, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस में, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। इस एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस था जो अभी हमने पढ़ा, कैपिटल R, कैपिटल Y, राउंड एंड येलो है, स्मॉल r, स्मॉल y, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये गैमीट बनाएगा कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। कंबाइन करके हमारा F1 जनरेशन बनेगा, और ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, राउंड एंड येलो। तो सबसे पहले 2 पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन करके हाइब्रिड बनाने हैं। अब क्या होगा, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जब गैमीट बनेंगे ना, तो कैपिटल R ना कैपिटल Y के साथ कंबाइन कर सकता है, स्मॉल y के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इसका चांस है 50% ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये 50% इसके साथ कंबाइन कर सकता है। सिमिलरली स्मॉल r कैपिटल Y के साथ कंबाइन कर सकता है, स्मॉल r स्मॉल y के साथ कंबाइन कर सकता है। तो 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। एज ए रिजल्ट हमारे गैमीट बनते हैं, और हर एक गैमीट बनने का क्या होता है, 25% चांस होता है। इसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। जो मेंडल का वर्क था ना वो अनरिकॉग्नाइज था टिल 1900 और उसका रीजन था सबसे पहले लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो अपना काम को कम्युनिकेट नहीं कर पाया ज्यादा लोगों पे। हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, जो उसका कंसेप्ट ऑफ जीन था ना कि जीन स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, एलील्स डू नॉट ब्लेंड मतलब वो मिक्स नहीं होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किया कंटेम्प्रेरीज मींस बाकी साइंटिस्ट ने एज एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इन नेचर यूजिंग मैथमेटिक्स। तो उसने मैथमेटिक्स का यूज किया था टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो ये बाकी साइंटिस्ट ने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, तो उसने कोई फिजिकल प्रूफ दिया ही नहीं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर जिसे आज हम जीन्स कहते हैं। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, डेवरिस, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार, उन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसे वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने 1902 में दिया था। उन्होंने कहा जैसे बिहेवियर होता है ना क्रोमोसोम का, वो सिमिलर होता है पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। ठीक है, दोनों का बिहेवियर सेम होता है और क्रोमोसोम की मूवमेंट से उसने मेंडल के लॉस बताए। ठीक है, उन्होंने कहा जो डिप्लॉयड सेल होता है ना उसमें जैसे क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, वैसे जीन भी क्या होते हैं, एलीलिक पेयर में होते हैं। और 2 एलील्स ऑफ ए जीन, तो क्योंकि एक जीन में क्या होते हैं 2 एलील्स होते हैं, वो लोकेट करते हैं होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट पे क्या रहते हैं, एलील्स रहते हैं एक जीन के। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर आप क्रोमोसोम को सेपरेट करोगे तो सेग्रीगेट हो जाएंगे पेयर ऑफ एलील्स। तो नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, तो उन्होंने क्रोमोसोमल की सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल को यूज करके उन्होंने बनाया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने और उसके साथ उसके कोलिग्स ने दिया था। उन्होंने स्टडी किया ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर जिसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, और इन्होंने इसे इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो सकता था लेबोरेटरी में, और इसकी जो लाइफ साइकिल थी ना काफी शॉर्ट थी, सिर्फ 2 वीक का था, और एक सिंगल मेटिंग में ये प्रोड्यूस करता था लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई। और इसमें क्या था, क्लियर डिफरेंशिएशन था सेक्सेस में, तो मेल और फीमेल फ्लाई को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे, और अगर कोई हेरिडिटी वेरिएशन थी ना तो उसे आराम से देख सकते थे इन लो पावर माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। मॉर्गन ने ना सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस किए ड्रोसोफिला में। वो स्टडी करना चाहता था जीन दैट वर सेक्स लिंक, मतलब जो जीन सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट थी वो स्टडी करना चाहता था। और ये जो क्रॉस था ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सिमिलर था जो मेंडल ने क्रॉस किया था पी प्लांट में। और इसने क्या लिया, हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस किया ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल के साथ। तो इसके बाद इसे F1 प्रोजेनी मिली और F1 प्रोजेनी को इसने फर्दर क्या किया, इंटर क्रॉस्ड किया। उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया जो ये दोनों जीन है ना, दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो F2 रेशियो है ना वो डिविएट हुआ वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1। ये जो रेशियो था मेंडल के पी प्लांट में तो मिल रहा था, बट जब उसने जीन्स लिया था किसका, बॉडी कलर का और आई कलर का, तब इसमें क्या आ गया, डिविएशन आया। और मेंडल को ये चीज पता थी कि ये जो दोनों जीन्स है ना ये एक्स क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट है। इससे इनको ये पता चला कि जब 2 जीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, सेम क्रोमोसोम में, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन क्या होता है, हायर होता है देन द नॉन पेरेंटल टाइप। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉर्गन के क्रॉस की। उसने क्या लिया था, सबसे पहले येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल लिया था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, मेल में XY क्रोमोसोम है, तो Y क्रोमोसोम में ये जीन्स नहीं होता है। जो Y और W है ना ये रिप्रेजेंट करता है येलो एंड व्हाइट, और Y प्लस एंड W प्लस रिप्रेजेंट करता है ब्राउन एंड रेड, और ये जो प्लस वाला है ये वाइल्ड है, मतलब ये डोमिनेंट है, तो ये पेरेंट है। F1 जनरेशन में क्या होगा, हमारा इसके साथ Y के साथ W, Y प्लस W प्लस, तो Y प्लस W प्लस डोमिनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्राउन एंड रेड हो जाएगा, वाइल्ड टाइप हो जाएगा, वाइल्ड मतलब डोमिनेंट है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, X एंड Y क्रोमोसोम, Y एंड W, Y में कोई जीन्स नहीं है, तो ये हो जाएगा येलो एंड व्हाइट। अब क्या हुआ, जब F2 जनरेशन बना ना तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो वाइल्ड था, वाइल्ड क्या होता है, ब्राउन एंड रेड एंड येलो एंड व्हाइट, इसका जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो अराउंड था 98.7, तो F2 जनरेशन 98.7 पेरेंट से मैच कर रहा था। और यहाँ पे क्या था,
ब्राउन एंड व्हाइट एंड येलो एंड रेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Y प्लस है, यहाँ पे सिर्फ W है, तो ये ब्राउन हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, यहाँ पे W प्लस है, ये हो जाएगा येलो एंड रेड। तो इसमें क्या देखा उन्होंने, रिकॉम्बिनेशन देखा जो था सिर्फ 1.3%। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो जीन्स थे काफी क्लोज थे ईच अदर, और जब गैमीट बन रहे थे क्रॉसिंग ओवर में, ये दोनों जीन्स एक दूसरे से रिमूव नहीं हो पा रहे थे। तो मॉर्गन ने एट्रीब्यूट किया दिस इज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स। तो दो जीन ना काफी क्लोज में एक है एक दूसरे के, इसे क्या बोलते हैं, लिंकेज कहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जहां पे नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होता है उसने उसको क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन कहा। उसने बोला जो जीन्स है ना अगर वो टाइटली लिंक्ड है, मतलब काफी क्लोज है एक दूसरे से, तो उसमें लो रिकॉम्बिनेशन होता है। और अगर वो लूजली लिंक्ड है, मतलब जीन्स एक दूसरे से दूर है एक ही क्रोमोसोम में, तो उनका रिमूव होने का ज्यादा चांस होता है, तो उसमें हाई रिकॉम्बिनेशन होता है। एल्फर्ड स्टटेवर्ड ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। मतलब क्या, उसने देखा अगर रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, मतलब जीन्स क्या होंगी, क्लोज होंगी एक दूसरे से, और अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है तो जीन्स एक दूसरे से दूर है सेम क्रोमोसोम में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन से उसने डिस्टेंस मेजर किया जीन के बीच का। और जो जीन्स है उसकी मैप की पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, तो उसे जेनेटिक मैप कहते हैं। और इसी को यूज करके हमने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन का जितना भी जीनोम है, डीएनए है, उसकी हमने सीक्वेंसिंग की। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और जो इंटेंसिटी है ना कैरेक्टर की, मतलब जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, की कितने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो दीज जीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक जीन्स। जैसे ह्यूमन स्किन कलर, सपोज ये कंट्रोल करता है 3 जीन्स। अगर सारी जीन्स क्या है, डोमिनेंट है, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ये डोमिनेंट एलील है, तो ये हो जाएगा डार्केस्ट स्किन कलर। और अगर सारे रिसेसिव है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये रिसेसिव एलील है, तो हो जाएगा लाइटेस्ट स्किन कलर। अगर सपोज ये दोनों पेरेंट है, इनके ऑफस्प्रिंग का क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इसमें अगर आप देखोगे आधे डोमिनेंट एलील है आधे रिसेसिव एलील है, तो इसका इंटरमीडिएट स्किन कलर हो जाएगा। तो स्किन कलर जो है, डार्कनेस और उसकी लाइटनेस डिपेंड करता है कि कौन से तरह के क्या है एलील्स प्रेजेंट है। सो ईच टाइप ऑफ एलील्स इन जीनोटाइप विल डिटरमाइन डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ स्किन इन एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपी की। इट्स ए कंडीशन इन विच सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो एक जीन ना एक से ज्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, तो उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। एग्जाम्पल डिजीज है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, देयर इज ए म्यूटेशन इन जीन जो कोड करता है एंजाइम के लिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये कम प्रोड्यूस होता है, और इसमें फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन शो होता है, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर, स्किन पिगमेंटेशन। तो एक जीन की वजह से आपको 3 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। इट्स ए मेथड बाय विच द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज एस्टैब्लिश इन ए स्पीशीज। तो एक स्पीशीज में मेल और फीमेल को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसमें हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है XX एंड XY। सो इन दिस सेक्स डिटर्मिनेशन जो फीमेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, मतलब वो सिर्फ एक तरह का गैमीट प्रोड्यूस करता है। मेल हेटेरोगैमेटिक होता है, इसका मतलब ये 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है। बट मेल और फीमेल गैमीट दोनों में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। यहाँ पे फीमेल में होगा 2A + XX, ये क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे 2A + XY, ये क्या है, ऑटोसोम, ये है सेक्स क्रोमोसोम। और जब फीमेल गैमीट बनाता है ना, तो क्या होता है, इसमें A + X सिर्फ एक तरह का गैमीट बनता है। और इसमें क्या हो सकता है, A + X भी हो सकता है और A + Y भी हो सकता है। तो 2 तरह की गैमीट बनाता है मेल, और एग्जाम्पल है इसका ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन में XX एंड XO टाइप। इसमें अगेन फीमेल क्या होता है, होमोगैमेटिक होता है। ये एक तरह का गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसमें क्या होता है, X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वेराज जो मेल है ना वो क्या होता है, हेटेरोगैमेटिक होता है। मतलब क्या, वो 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है। एक में क्या होता है, X क्रोमोसोम होता है, जैसे A + X होगा, और एक वो गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, तो इसे X + O लिखते हैं।
तो इसमें जो दो गैमीट बने इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर A+X इसके साथ कंबाइन करेगा फीमेल गैमीट के साथ तो फीमेल बनाएगा, A+O फीमेल गैमीट के साथ कंबाइन करेगा तो मेल बनाएगा। एग्जाम्पल ग्रासहॉपर। नेक्स्ट है ZZZW टाइप। इसमें क्या होता है, रिवर्स होता है, फीमेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं तो फीमेल होता है ZW। तो दो तरह के गैमेट बनाता है, एक में Z हो सकता है क्रोमोसोम, एक में W। वेराज जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है ZZ, तो एक ही तरह का गैमेट बनाता है जिसमें Z क्रोमोसोम होता है। एग्जाम्पल इज बर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। और हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज एग है ना वो डिवेलप होता है मेल में, तो मेल हैप्लॉइड होता है। वेराज जो फर्टिलाइज एग है वो फीमेल में डिवेलप होता है और फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो फीमेल हनी बी है, मेल ड्रोन है। इसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो टोटल 32 क्रोमोसोम है। इसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्या करता है, म्योसिस करता है। म्योसिस से ये गैमीट बनाएगा जिसमें 16 क्रोमोसोम होंगे, तो ये क्या होगा, फीमेल एग बनाएगा। ठीक है। वेराज मेल में क्या होता है, ऑलरेडी इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो ये माइटोसिस से क्या बनाता है, गैमीट बनाता है। अब फीमेल गैमीट मेल गैमीट जब कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन से टोटल क्रोमोसोम 32 हो जाते हैं तो ये फीमेल बन जाता है। बट समटाइम व्हाट हैपन, जो एग है ना वो क्या होता है, वो पार्थिनोजेनेसिस शो करता है और पार्थिनोजेनेसिस से वो बना लेता है मेल, जिसमें क्या होते हैं 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसे ही हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूटेशन की। म्यूटेशन में क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें कोई ऑल्ट्रेशन आता है जिसकी वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजेस आती हैं। अब क्या हो सकता है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए ना उसका लॉस हो सकता है, मतलब बेस पेयर क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, उसे डिलीशन कहते हैं। या तो बेस पेयर ऐड हो सकते हैं, उसे एडिशन कहते हैं। या तो कोई नया बेस पेयर ऐड हो जाए तो उसे इंसर्शन कहते हैं। और जो ऑलरेडी बेस पेयर थे वो अगर डुप्लीकेट हो जाए तो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम भी ऑल्टर हो जाता है। अब क्रोमोसोम में चेंजेस आने की वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है, कॉमनली ऑब्जर्व एज कैंसरस सेल, तो ये कैंसरस सेल बनाता है। अगर क्या है, सिर्फ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में म्यूटेशन आ रहा है तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। और सपोज बेस पेयर्स, बहुत सारे बेस पेयर्स में क्या हो रहा है, डिलीशन और इंसर्शन हो रहा है तो उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। तो हम एक ट्रेट को ना सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली में उसका एनालिसिस करते हैं तो उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री, तो एक फैमिली ट्री बनाते हैं और एक पर्टिकुलर ट्रेट को चेक करते हैं ओवर जनरेशन। इट्स ए स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिसीज वो कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब कैसे वो एक मेंबर ऑफ फैमिली से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस। काफी जो डिसऑर्डर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि क्या होता है, चेंज और ऑल्टर जीन हो सकता है या चेंज इन क्रोमोसोम हो सकता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर मेल होता है, सर्कल फीमेल होता है, जो होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है। अगर हमने रेड किया हुआ है अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल डिजीज्ड है। अगर हमने लाइन से जोड़ा हुआ है, मेटिंग है, ये क्या है, मेल है, ये फीमेल है। डबल लाइन से जोड़ा हुआ है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। अगर हमने फर्दर इसे बनाया तो ये पेरेंट होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, फीमेल मेल। ये क्या है, फर्दर मेल है, फीमेल है, ये इनका ऑफस्प्रिंग है, ये मेल अफेक्टेड है। और अगर हमने ऐसे 5 लिखा हुआ तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। दे आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। तो मोस्टली ये ऑल्टरेशन या म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन की वजह से होते हैं और ये ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में। और इसे हम नॉर्मली ट्रेस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। अब ये डोमिनेट भी हो सकते हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और ये ऑटोजोम में भी हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। ये एक पेडिग्री एनालिसिस है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का। तो मेल एंड फीमेल अनअफेक्टेड है, 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5, मगर 2 चिल्ड्रन, एक मेल एंड फीमेल अफेक्टेड है। ये फीमेल का हस्बैंड है तो इनके 3 चिल्ड्रन है, ये अफेक्टेड मेल है और ये 2 फीमेल अनअफेक्टेड है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। ये एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है आइदर रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ आई। तो जो पर्सन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता रेड एंड ग्रीन कलर में। नॉर्मली ये मेल में होता है 8%, फीमेल में लेस होता है 0.4%। और जो ये जीन्स है ना एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है।
अगर फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होना है, दोनों एक्स क्रोमोसोम में क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस की जीन होनी चाहिए। और अगर मेल में कलर ब्लाइंडनेस होनी है तो क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम में जीन है तो वो कलर ब्लाइंड होगा। तो सन ऑफ ए वुमेन हु कैरीज जीन हैज 50% चांस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो इसे देखते हैं, तो ये एक्स ही है, तो मतलब एक ही क्रोमोसोम में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, तो ये कैरियर है, तो इस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये नॉर्मल मेल है। गैमीट बनेंगे तो क्या होगा, जो एक्स है वो एक्स के साथ कंबाइन करेगा, नॉर्मल डॉटर होगा। अब एक्स वाई के साथ कंबाइन करेगा, नॉर्मल सन। एक्स सी एक्स के साथ करेगा, ये कैरियर डॉटर है, इसे भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। जब एक्स सी वाई के साथ कंबाइन करेगा, ये अफेक्टेड मेल है जिसे कलर ब्लाइंडनेस है। तो दो सन में एक सन के पॉसिबिलिटी कि उसे कलर ब्लाइंडनेस हो तो 50% चांस है। डॉटर में काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि अगर डॉटर में होना है ना कलर ब्लाइंडनेस, तो फीमेल तो कैरियर होनी चाहिए एटलीस्ट, और फादर को भी कलर ब्लाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सी होगा, तभी क्या हो सकता है, फीमेल का चांस हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस का। नेक्स्ट डिजीज है हीमोफीलिया, और ये सिमिलर है कलर ब्लाइंडनेस के, क्योंकि ये भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, तो मेल को ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम में अगर जीन आ गया तो उसे हो जाएगा, और फीमेल में लेस चांसेस होते हैं क्योंकि उसको दोनों क्रोमोसोम में जीन्स चाहिए। So a single protein that is a part of cascade of protein involved in clotting of blood is affected। तो clotting of blood में ना बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं, चेन रिएक्शन होता है, तो एक प्रोटीन उसमें अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक छोटे से कट से भी क्या होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। अगर हेटेरोजाइगस फीमेल है, मतलब कैरियर फीमेल है, वो डिजीज ट्रांसमिट करती है सन को। तो नॉर्मल मेल से, सपोज नॉर्मल मेल है ये, तो ये गैमीट बनेंगे, तो हमें पता है एक नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन, कैरियर डॉटर एंड अफेक्टेड मेल, तो 50% चांस हो जाता है सन का जिसे क्या हो, ये डिसीज हो। और ये फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया में ये डिसीज पाया जाता है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया खुद क्या थी, कैरियर ऑफ डिजीज थी। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है। ये तब होता है जब दोनों पेरेंट क्या होंगे, कैरियर ऑफ द जीन होंगे, दोनों हेटेरोजाइगस होंगे। दो अलील इसे कंट्रोल करते हैं, HPA एंड HPS। अगर दोनों HBA है तो ये नॉर्मल होता है, एक HBS है कैरियर होगा, HPS अगर हुआ तो पर्सन डिसीज होगा। तो याद रखना, हेमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा चेन होती है ग्लोबिन की, तो वो प्रोटीन की बनी होती है। तो बीटा जो ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन है ना, उसकी 6th पोजीशन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो mRNA है ना, उसका 6 कोडॉन होता है, उसमें सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होती है। नॉर्मली उसमें कोडॉन होता है GAG, जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, बट एक जगह ना U सब्स्टिट्यूट हो जाता है, GUG कोड करता है वैलिन को। तो इसमें म्यूटेशन हो जाती है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, और इसमें पॉलीमराइजेशन होती है, तो वो लो ऑक्सीजन लेता है। लो ऑक्सीजन लेने की वजह से जो RBC है ना, वो बाइकनकेव डिस्क शेप से ना उसकी शेप चेंज हो जाती है, इलॉन्गेटेड सिकल शेप, तो इसे ही सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एरर है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में एरर होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है ना, दैट लैक एंजाइम, उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। एज ए रिजल्ट जो बॉडी है उसमें फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होने लगता है, और वो कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव में। अब ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ना, ब्रेन में जब ये एक्यूमुलेट होता है तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, और ये एक्सक्रीट होता है यूरिन से, क्योंकि इसकी पुअर एब्जॉर्प्शन है बाय किडनी। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है थैलीसीमिया। ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, और ये ट्रांसमिट होता है अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अनअफेक्टेड कैरियर मतलब हेटेरोजाइगस पेरेंट। इसमें म्यूटेशन और डिलीशन होता है जीन में, रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा एंड बीटा दैट मेक अप हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन है ना, अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन का बना होता है, प्रोटीन की चेन होती है। तो इनमें किसी की भी क्या हो सकती है, रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस हो सकती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। दो तरह के थैलीसीमिया होते हैं। सबसे पहले अल्फा थैलीसीमिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक जीन्स HBA1 HBA2 ऑन क्रोमोसोम 16। तो क्रोमोसोम 16 में दो जीन्स क्या होती हैं, वेरी क्लोज होती हैं, HBA1 HBA2। तो इन जीन की अगर म्यूटेशन और डिलीशन हो तो अल्फा थैलीसीमिया होता है, जिससे क्या होता है, लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल और लेस अल्फा ग्लोबिन चेन बनती है। वेराज सिमिलरली जो बीटा थैलीसीमिया है, क्रोमोसोम 11 में सिर्फ एक ही जीन होती है, HBB जीन, इसकी डिलीशन या म्यूटेशन हो सकता है, जिससे बीटा चेन कम बनता है। थैलीसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, इसमें भी अनीमिया होता है। क्वांटिटेटिव मतलब
क्वांटिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन कम होती है। बट सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब बीटा चेन में एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा आ जाता है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। इट इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम या तो एब्सेंट हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, या उनका एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है तो उससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है, जो एक क्रोमैटिड है ना वो सेपरेट नहीं हो पाता, सो एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकता है या कम हो सकता है, इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम में है, उसमें क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है, वेयरएज टर्नर सिंड्रोम में क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम कम प्रेजेंट होता है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर साइटोकाइनेसिस ही नहीं हुआ ना तो एक ही जगह सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ना इंडिविजुअल में इंक्रीज हो जाता है, इसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ये प्लांट में होता है। ह्यूमन की बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है जैसे डाउन सिंड्रोम में, इसे ट्राइसोमी कहते हैं। और अगर लैक ऑफ एनी वन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम कम है, इसे मोनोसोमी कहते हैं, एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम, इसमें एडिशनल कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की, सो इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 भी कहते हैं। ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन ने 1866 में। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है ना उसका शॉर्ट स्टेचर होता है, शॉर्ट हाइट होती है, विद स्मॉल राउंड हेड, राउंड हेड होता है। फर्रो टंग, टंग में क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। पार्शली ओपन माउथ होता है। पाम इज ब्रॉड, तो पाम ब्रॉड होता है, विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, तो पाम्स की लाइन जो होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल, फिजिकल मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, अगर बात करें साइकोमोटर मतलब जो ब्रेन है और बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है, और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्डेड होती है। सेकेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, कैरियोटाइप होता है 47, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसे 44 प्लस XXY भी लिखते हैं। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट, तो ओवरऑल पर्सन ना मस्कुलर होता है, बट फेमिनिन डेवलपमेंट्स ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, और ये जो इंडिविजुअल होता है ये स्टेराइल होता है। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। इसमें एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, तो कैरियोटाइप 45, जिसे 44 प्लस X प्लस O भी लिख सकते हैं। जो फीमेल होती है ना वो क्या होती है, स्टेराइल होती है, ओवरीज आर रूडिमेंट्री, मतलब वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होती हैं, और लैक ऑफ अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आई होप आपको इस चैप्टर की रिवीजन समझ आई हो। तो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक सी यू एंड बाय।